अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने ज़ूलॉजी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हमने इम्यूनिटी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी में हमने टाइप्स देख ली थी, वैक्सीन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स भी देखी थी, वैक्सीनेशन भी देख ली थी, इम्यूनाइजेशन भी देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो इम्यूनिटी देखा था। ऑटो इम्यूनिटी किसे कहते हैं? जब हमारी बॉडी का सबकी सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, एक यूनिक फीचर होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे अपनी बॉडी के सेल्स पे अटैक नहीं करते, वो किसी भी फॉरेन पैथोजन जो बॉडी में एंटर करता है उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, फेल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने में, और वो हमारी बॉडी के अपने सेल को डैमेज करता है, जिस वजह से सीवियर डिजीज़ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। जिनमें मैंने ये कल एग्जांपल्स बताई थी आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ की, रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हेमोलिटिक एनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पर्नीशियस एनीमिया, एडिसन डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़, हैशिमोटोज थायराइडिटिस, मेस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, इसकी आपको आगे डिटेल्ड नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ नाम, आपकी एनसीईआरटी में तो एक ही रिमेटाइड आर्थराइटिस का नाम दिया गया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट इम्यूनिटी में टॉपिक है दैट इज़ एलर्जी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इन सब को, जैसे हमने कौन से पढ़े थे डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी भी एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एलर्जी भी एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ्ट रिजेक्शन है एक, वो भी एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन आपके सिलेबस में, आपकी एनसीईआरटी में इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर 4 हैं, जिनमें से 2 ही दिए हैं। एक आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में ऑटो इम्यूनिटी दिया है, दूसरा एलर्जी दिया है। ग्राफ्ट रिजेक्शन मैं थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन ग्राफ्ट रिजेक्शन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, और ना ही ग्राफ्ट रिजेक्शन है, और हाँ, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, एलर्जी क्या है सबसे पहले आप देखें। एलर्जी इज़ अ एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम in certain people on coming in contact with certain harmless substances. These peoples are called hypersensitive to certain compound which are referred as allergen. अब आपने देखा होगा, एग्जैजुरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, एलर्जी किसे कहते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स करता है। किसके लिए? जब कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है कुछ हार्मलेस, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें उनको हार्म पहुंचाएंगी, नहीं, हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों के लिए वो क्या कर बन जाते हैं, एलर्जी का काज बन जाते हैं। कुछ लोग उनके कांटेक्ट में आते ही उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स देता है, जिस वजह से क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगी। एलर्जी सिंपल देखना कि एलर्जी इम्यून सिस्टम का एक बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स होता है जब वो किसी कुछ केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिव कहते हैं। किन से हाइपर सेंसिटिव होते हैं? कुछ कंपाउंड से। कौन? उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? एलर्जेंस। एलर्जेंस में एग्जाम्पल क्या क्या है? एलर्जेंस का मतलब क्या होता है? एलर्जन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एलर्जी को काज करते हैं। एलर्जी होता क्या है? जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स देता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स से ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी चीज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वैसे ही जब एलर्जेंस किसी, कुछ, सब लोगों में ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों में आपको पता है फूड की कोई आइटम होती है जिससे क्या होती है, एलर्जी होती है। कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है, जैसे ही वो एग खाएंगे तो एकदम से उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एग्जैजुरेट रिस्पॉन्स देता है। कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड से क्या होती है,
एलर्जी होती है, वो जो ज़्यादा ठंड वाली जगह जाएंगे तो उनको एकदम से स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, खांसी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के डस्ट से एलर्जी होती है। आपने देखा होगा घर में जब साफ़ सफाई करो, जिनको डस्ट से एलर्जी है, जैसे ही उनको डस्ट थोड़ी नॉस्ट्रल से अंदर जाएगी तो एकदम से उनको छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, वैसे ही अब एलर्जन कौन कौन से हैं, एलर्जन किन्हें कहते हैं, जो एलर्जी को काज करते हैं, जिस वजह से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शुरू होती हैं। एलर्जन कौन कौन से होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो भी एलर्जन की। कुछ लोग पॉलन ग्रेन जब फसलें पकती हैं ना, ये पॉलन कुछ लोग इनहेल करते हैं, जस्ट लाइक मी। मुझे भी पॉलन से एलर्जी है। मुझे भी जब फसलें पकती हैं तो मेरे को भी अगर पॉलन अंदर इनहेल हो जाएगा तो मुझे एकदम से छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, आंखों में से आंसू, नाक में से पानी बहने शुरू हो जाता है, सांस रुक डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये क्या होती है, एलर्जी होती है। अब पॉलन ग्रेन की वजह से भी कुछ एलर्जेंस है, एलर्जी होती है। एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर क्या होता है, जो एनिमल्स के ऊपर की डेड स्किन होती है जो गिरती है, शेड हो जाती है डैंड्रफ की तरह, उसे एनिमल डेंडर कहते हैं। डस्ट माइट, डस्ट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जिन्हें डस्ट माइट कहते हैं। ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड, उसके बाद सर्टेन फूड आइटम, कुछ फूड आइटम्स की वजह से कुछ लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, हाइपर सेंसिटिव कहा जाता है टू दोज कंपाउंड जिनसे उनको एलर्जी हो रही है। एलर्जी है क्या, जब हमारा इम्यून सिस्टम एग्जैजुरेटेड, बढ़ चढ़ के इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, उसके बाद एलर्जन, वही मैंने कहा, वो कंपाउंड, वो एजेंट्स होते हैं जो क्या काज करते हैं, एलर्जी को काज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि होता कैसे है, मैकेनिज्म कैसे है। अब देखें, ये मैंने छोटा सा आपको एक एक लाइन में बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे जब एलर्जी, कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर आता है और हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे हमें एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, देखिए, इफ़ अ पर्सन इनहेल पॉलन ग्रेन और अदर एलर्जन, अगर कोई पर्सन क्या करता है, पॉलन ग्रेन को इनहेल कर देता है या कोई और एलर्जन है जिसको इनहेल कर लेता है, ठीक है, तो जो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। एग्जैजुरेटेड मतलब बढ़ चढ़ के, एक्सेस में। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि एलर्जी के टाइम जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, जब मैंने एंटीबॉडीज़ की टाइप पढ़ाई थी वहाँ मैंने बताया था कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई मीडिएट्स एलर्जिक रिएक्शन, वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दिखवाई थी। अब मैं बताऊँगी क्या करती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। ठीक है, अब कोई पर्सन था, उसने क्या किया, सिंपली उसने कोई पॉलन ग्रेन या एनिमल डेंडर या ज़्यादा ठंड में चला गया, क्या हो गया कि उसकी बॉडी में एकदम से इम्यून सिस्टम ने एग्जैजुरेटेड मतलब बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। मतलब इसका क्या है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस पर्सन की बॉडी में बनना शुरू होगी। अब वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई क्या करेंगी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं ना, मास्ट सेल के ऊपर जाके बाइंड हो जाएंगी। ये देखिए, ये रेड कलर से मास्ट सेल बनाए, ऊपर इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई आके बाइंड होगी ये। ठीक है, अब ये मास्ट सेल क्या करेंगे, ये मास्ट सेल क्या करते हैं, दो केमिकल्स की सेक्रीशन करते हैं। ये दो केमिकल्स को बनाते हैं, कौन से केमिकल, एक है हिस्टामीन, दूसरा है सीरोटोनिन। एक है हिस्टामीन, दूसरा है सीरोटोनिन। अब ये हिस्टामीन क्या करेगा, हिस्टामीन और सीरोटोनिन की प्रोडक्शन जो होती है, ये किसी भी पर्सन में एलर्जी के साइन और सिम्टम्स को पैदा करती है। मतलब कोई पर्सन है जिसमें एलर्जी हो गई है, अब उस पर्सन में जैसे सिम्टम्स क्या है, आंखों का रेड होना, आंखों से पानी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक से पानी आना, ये सब जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं ये बॉडी में कौन काज करता है, ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन काज करता है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन को कौन बना रहा है, मास्ट सेल बना रहे हैं। मास्ट सेल कब बनाएंगे, जब इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई आके मास्ट सेल के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, और वो कब बाइंड करेगी, जब जिस पर्सन को किसी भी एलर्जन से एलर्जी है वो उसके अंदर चला जाएगा, तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई बनना शुरू हो जाएंगी। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई क्या करेंगी, फिर मास्ट सेल के साथ बाइंड होगी, मास्ट सेल हिस्टामिन और सीरोटोनिन को बनाएंगे। हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या करेंगे,
उस पर्सन में एलर्जी के साइन और सिम्टम को अपीयर करेंगे, जैसे स्नीजिंग, खांसी, रेडेंड आई, रेड कलर की आई, वाटरी आइज, पानी बहने शुरू होगा आइज में से, रनिंग नोज, नाक में से पानी बहना शुरू हो जाएगा, सांस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो हिस्टामिन है ना, हिस्टामिन का काम क्या होता है, ये वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर का मतलब कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। नॉर्मल ब्लड वेसल का साइज ये है, ये डायलेट होके मतलब इसके डायलेट का मतलब होता है डायामीटर को इंक्रीज करना। जो चीज़ इतनी है साइज में उसको इतना कर देना साइज में। ठीक है, डायामीटर देखो कितना था, यहाँ से इतना हो गया सॉरी। वैसो डायलेशन का मतलब, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल, डायलेशन का, डायलेटर का मतलब होता है डायमीटर को इंक्रीज करना। हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन करवाता है, ब्लड वेसल का डायमीटर क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है, जिस वजह से अब देखिए पहले इतने ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो कर रहा था, अब इन ब्लड वेसल्स का डायमीटर इतना हो गया है। पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि डायमीटर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिस वजह से क्या होता है, एलर्जी वाले पर्सन को कभी कभी बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और इवन डेथ के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हिस्टामिन एक और काम करता है, ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर भी है। आपको पता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपने ट्रैकिया, लैरिंग्स, एल्वियोलाई, सॉरी ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई, ये सब स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना लंग्स में। अब ये सॉरी आप, हाँ नहीं आप 12th वाले हो ना, 12th ने तो लास्ट ईयर 11th में पढ़ा है ना रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो आपने पढ़ा है। तो ये क्या करते हैं फिर, ये जो हिस्टामिन होता है ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर होता है। कंस्ट्रिक्टर का मतलब कि डायामीटर को कम करना। नॉर्मल डायामीटर ये था ब्लड वेसल्स को, यहाँ से इसको ऐसे श्रिंक करेंगे, ये नॉर्मल डायामीटर है, इसको श्रिंक करके बिल्कुल कम कर देंगे। ये फिगर में मैंने बताने की कोशिश भी की है, ये नॉर्मल डायामीटर है, इसकी श्रिंकेज हो जाएगी और इतना डायामीटर हो जाएगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रिक्टर का मतलब कम करना, सिकुड़ना। डायलेशन का मतलब लूज करना, डायलेट करना, ढीला करना। ठीक है, अब हिस्टामिन ब्लड वेसल्स की डायलेशन करवाता है और ब्रोंक्यूल्स की क्या करवाता है, कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लंग्स में उनको बिल्कुल श्रिंक करवा देता है, जिस वजह से क्या होता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए जो एलर्जी का पेशेंट होता है उसका बीपी बहुत ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि हिस्टामिन क्या करवा रहा है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन करवा रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है एलर्जी के पेशेंट को, क्योंकि उनकी ब्रेंक्यूल्स क्या होती हैं, नॉर्मल साइज से डायमीटर कम हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिस वजह से सांस प्रॉपर तरीके से नहीं लेने होती है। ये है पूरा एलर्जी का प्रोसेस कि जब किसी भी, मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, किसी पर्सन ने पॉलन ग्रेन मान लो इनहेल कर दिया, जैसे ही पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी में गया उसका इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा और वो बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई को बनाएगा। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई क्या करेंगी, जाके मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाएंगी। जैसे ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन मास्ट सेल के साथ बाइंड होंगी वो दो केमिकल्स को बनाएंगी जिनका नाम है हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामिन क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स की डायलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को इतना लूज कर देगा कि बीपी का प्रेशर, सॉरी ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स में बहुत कम हो जाएगा, इतना ड्रॉप हो जाएगा कि कई बार ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से डेथ भी हो जाती है पर्सन की। और ये जो हिस्टामिन है ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर है, ये ब्रोंक्यूल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ब्रोंक्यूल का जो नॉर्मल डायमीटर होता है उससे उसका डायमीटर कम हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं ब्रोंक्यूल्स, जिस वजह से सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, ये आप देखेंगे एलर्जी के पेशेंट में। अब एलर्जी की वजह से क्या क्या डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं एलर्जी की वजह से। अब देखें एलर्जिक डिसऑर्डर। अब एलर्जी की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। से पहला डिसऑर्डर देखें अस्थमा। आपने देखा होगा रिस्पायरेटरी, ये सांस लेने में दिक्कत होती है जिन पेशेंट्स को, अस्थमा होता है एलर्जी की वजह से। हे फीवर कहते हैं, हे फीवर किस वजह से होता है, ये जो पॉलन ग्रेन इनहेल कर लेते हैं ना उस वजह से उनको बुखार हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हे फीवर। ठीक है, उसके बाद होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एक हो जाता है एलर्जी की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, जब कोई पर्सन किसी भी ड्रग से क्या है,
एलर्जिक होता है। मान लो मैंने यहाँ एग्जांपल पेनिसिलिन की ले ली है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। मान लो मैं हूँ, मेरे को पेनिसिलिन से एलर्जी है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और मेरी बॉडी में किसी को पता नहीं था, उसने इंजेक्शन लगाया मुझे पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन मेरी बॉडी में चलेगी। जहाँ जहाँ पेनिसिलिन मेरी बॉडी में जाएगी वहाँ वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी बॉडी में बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएंगी, और मैं अनकॉन्शियस हो जाऊँगी। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को एंटीबायोटिक से एलर्जी नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि मान लो कोई पर्सन है जिसको क्या है एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन से एलर्जी है, और उसको इंजेक्शन लग गया पेनिसिलिन का, और जहाँ जहाँ मेरी बॉडी में पेनिसिलिन जाएगा वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन चला जाएगा, और पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस। ठीक है, ये एलर्जिक डिसऑर्डर थे, जैसे अस्थमा हो गया, हे फीवर। हे फीवर किसकी वजह से होता है, पॉलन ग्रेन के इनहेलेशन की वजह से होता है, और एनाफाइलेक्टिक शॉक जो एंटीबायोटिक से एलर्जिक होता है। ठीक है, उसके बाद अब ट्रीटमेंट क्या है। अगर एलर्जी हो गई है तो एलर्जी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, एलर्जी में मेडिसिन कौन सी देनी पड़ती हैं। एलर्जी में सबसे पहली मेडिसिन है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन हम एलर्जिक पेशेंट को देते हैं। एड्रीनालिन का काम क्या होता है, ये ब्रोंकियो डायलेटर है। हिस्टामिन ने ब्रोंक्यूल्स को क्या किया था, कंस्ट्रिक्ट किया था, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब ये एड्रीनालिन से क्या करेंगे, हम पेशेंट को देंगे। एड्रीनालिन क्या करेगी, ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन करवाएगी, ब्रोंक्यूल्स जो सिकुड़ गई थी उनको वापस नॉर्मल लाएगी, जिस वजह से क्या होगा, सांस लेने में इजी हो जाएगा, डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सेकंड है स्टीरॉयड। जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल एक स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड क्या करते हैं, मास्ट सेल के काम को कम कर देते हैं। मास्ट सेल हिस्टामिन और सेरोटोनिन को बना रहा है ना, अब ये स्टीरॉयड क्या करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन है जैसे, ये मास्ट सेल के फंक्शन को कम कर देंगे। मास्ट सेल कम हिस्टामिन और कम सेरोटोनिन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है एंटी हिस्टामिन ड्रग। हिस्टामिन क्या करती है, वैसो डायलेशन करवाती है, ब्लड वेसल को क्या करती है, लूज कर देती है, सो दैट कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, लो हो जाए। अब हम क्या देंगे पेशेंट को, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन का उल्टा काम करने वाली। हिस्टामिन क्या करती है, वैसो डायलेशन करवाती है, एंटी हिस्टामिन वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी। देखें, इट रिवर्स द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, वैसो डायलेटर है, और एंटी हिस्टामिन क्या करेगी, वैसो डायलेशन को रोकेगी। ब्लड वेसल जो इतनी है उसको डायलेट होके इतना नहीं करवाएगी, उसको डायलेशन को रोक देगी। एंड हिस्टामिन क्या करती है, वैसो डायलेशन करवाती है, एंटी हिस्टामिन वैसो डायलेशन को रोकती है। ये हम मेडिसिन्स देते हैं किसको, एलर्जिक पेशेंट को। कौन कौन सी, एड्रीनालिन, स्टीरॉयड, एंटी हिस्टामिन ड्रग। ठीक है, विद दिस हमारा इम्यूनिटी वाला पोर्शन जो है सेकंड चैप्टर का वो ख़त्म हो गया है। कल हम डिजीज़ेस स्टार्ट करेंगे। डिजीज़ेस में सबसे पहली डिजीज़ हम एड्स लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।